हेलो एवरीवन, जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसके प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आए दिन ये न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ड्राफ्ट रेडी हो चुका है एंड ऑल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, पीएचडी को कितना वेटेज दिया गया, नेट जीआरएफ को कितना वेटेज दिया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पेपर कटिंग को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है कि झारखंड में 2265 सीट खाली है, रोस्टर के द्वारा क्लियर किया गया है और इसके अंतर्गत 7 यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है। वो 7 यूनिवर्सिटी कौन कौन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले है रांची यूनिवर्सिटी, फिर है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, फिर आपका सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, फिर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी एंड नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है आपको। ठीक है, तो ये 7 यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंतर्गत जो है आपका सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं कि ये जो इसका जो रोस्टर है वो सारी यूनिवर्सिटी का क्लियर हो चुका है, बस जो आपका जो वीवीयू है उसका रोस्टर क्लियर होना बाकी है। ठीक है, तो वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे फाइनल रेडी हो चुका है ड्राफ्ट, अब बस नोटिफिकेशन की बारी है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एचआरडी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा से जो क्या मेंशन किया गया है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगा उसके लिए रहेगा कि आपका या तो नेट होना चाहिए या फिर आपका जेट होना चाहिए। जेट के बारे में मैं फिर से बात करूंगा अभी। नेट होना चाहिए या फिर जेट होना चाहिए या फिर आप पीएचडी हो। मीन्स अगर कोई पीएचडी उसका नेट नहीं है तो फिर भी चलेगा, अगर कोई नेट है पीएचडी नहीं है फिर भी वो डाल सकता है। अब जिसका नेट नहीं है उसके लिए क्या है, एक जेट यहाँ पे बोला गया कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब झारखंड में जो जेट है वो बस एक ही बार हुआ, उसके बाद हुआ नहीं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ मेंशन भी क्लियर नहीं किया गया क्या ये जो वैकेंसी वो जेट एग्ज़ाम लेने के बाद आउट किया जाएगा कि पहले, क्योंकि अगर जेट को मेंशन किया है और अगर वो जेट के लिए रुक रहा है तब तो ये वैकेंसी हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा लेट हो के आएगा, क्योंकि जब तक वो फाइनल नहीं करेगा जेट का रिजल्ट तब तक नहीं देगा। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट डिसाइड करे कि नहीं हम लोग नेट के बेसिस पे ही चलेंगे तब ये वैकेंसी जल्दी आ सकती है। तो ये हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये तो एचआरडी डिपार्टमेंट जो भी रिलीज करेगा आगे फर्दर नोटिफिकेशन उसके बारे में पता चलेगा। तो मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूँगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहले आप जो ऑनलाइन जो फॉर्म डालोगे तो अपना जो भी सारा डिटेल डालोगे कि आप ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स लाए हो, आपका पीएचडी है नहीं है, आपका रिसर्च पब्लिकेशन कितना, ये सारा डिटेल उसके बेसिस पे आपका एक मेरिट पॉइंट पहले बनाया जाएगा। ठीक है, इनिशियल मेरिट पॉइंट बनाया जाएगा और उस इनिशियल मेरिट पॉइंट में जो टॉप का है, ठीक है, जैसे कि जो भी लेट से कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ कि मैथ्स का वैकेंसी उसमें 100 सीट है, तो बोला गया है कि अगर एक्चुअल 100 सीट खाली है तो आपको उस मेरिट पॉइंट के बेसिस पे 5 गुना कैंडिडेट मीन्स 500 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो पहले 500 स्टूडेंट को बुलाया गया, 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जो टॉप का जो कैंडिडेट बचेगा उसमें से फिर 3 गुना एक कितना पोस्ट था हमारे पास 100 पोस्ट था, तो उसका 3 गुना 300 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू होने के बाद जो भी आपको इंटरव्यू में पॉइंट मिलेगा उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट पॉइंट बनाया जाएगा, उसमें से जो टॉप 100 कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर ये है, मीन्स जो एक्चुअल पोस्ट है उसका 5 गुना बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो एक्चुअल पोस्ट है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये मेंशन किया गया। अब बात करते हैं कि ये जो मेरिट इनिशियल मेरिट पॉइंट बनेगा उसमें वेटेज क्या है किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहले आता है कि आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना है यहाँ से। तो अगर आप ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा अगर आपका मार्क्स है तो आपको 15 पॉइंट दिया जाएगा। अगर 55 to 60% है तो आपको 10 पॉइंट दिया जाएगा। और अगर आप 45 to 55% लाए हो ग्रेजुएशन में तो आपको 5 पॉइंट्स दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में आपका कितना मार्क्स है। अगर आपका 60% से ज़्यादा है पीजी में तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 55 से 60% है तो आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन है कि अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये जो 55 to 60 मैंने बोला इसके जगह आप 50 to 60% भी आपका है तो आपको 15 पॉइंट दिया जाएगा। मीन्स एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पीजी 50% भी अगर ST SC OBC का तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए पीजी में वो 55% होना चाहिए, ये है के लिए।
अब यहाँ पे एमफिल में बोला गया है कि अगर एमफिल किसी ने किया है तो एमफिल में अगर उसका 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो उसे 7 पॉइंट दिया जाएगा, अगर 55 to 60% है तो उसे 5 पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि एमफिल अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अभी एमफिल की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जब पहले होती थी उस टाइम जो भी कर चुके हैं उसके लिए ये है, ठीक है। अब पीएचडी, जिसने पीएचडी कंप्लीट कर लिया उसके लिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो 15 पॉइंट है, जिसका पीएचडी है उसके लिए 15 पॉइंट है। अगर आप नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हो तो आपको 15 पॉइंट दिया जाएगा, अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो तो 10 पॉइंट, और अगर आप जेट क्वालिफाइड हो जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उसके लिए भी 10 पॉइंट है। मीन्स नेट और जेट का जो वेटेज है वो सेम है। अब बात करते हैं रिसर्च पब्लिकेशन। मीन्स जैसे आप पीएचडी कर रहे हो या आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया तो आपने कितने पेपर पब्लिश्ड किए हैं उसके बेसिस पे पॉइंट है। तो इसमें आपको मैक्सिमम 8 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए मैक्सिमम 8 पॉइंट है और आपको हर पेपर के लिए 1 पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट हर पेपर के लिए दिया जा रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट मिल के ज्वाइंट पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है। लेट से कि कोई 2 कैंडिडेट है फर्स्ट ऑथर में ही, तो उसके बारे में ये लिखा गया है कि जो 60% जो भी मैक्सिमम पॉइंट है 1 पॉइंट का 60% मिलेगा फर्स्ट ऑथर को जो मेन ऑथर है, एंड 40% मिलेगा सेकेंड ऑथर को, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात करते हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस जिसके पास है उसके लिए क्या है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है ना, वो नेट क्वालिफाई कर चुका है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए क्या है, तो उसमें जो है मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, 4 पॉइंट्स। और अगर आपने 1 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलेगा। मीन्स आपको मैक्सिमम 2 साल के लिए आप अवेल कर सकते हो टीचिंग एक्सपीरियंस का पॉइंट, ठीक है, 4। तो अगर कोई 1 साल सर्व किया है तो उसे 2 पॉइंट मिलेगा। हाँ, फिर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर कोई 6 महीना भी अगर सर्व किया है तो उसके लिए उसे 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन 6 महीने से कम अगर कोई सर्व किया है, टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है उसके पास, तो उसे कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड्स है तो उसे उसमें मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स कैसे, तो एक अवार्ड के लिए आपको 1 पॉइंट दिया जा रहा है। तो मीन्स अगर आपके पास 3 नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स है तो आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट मिलेगा। अगर आपके पास स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो उसके लिए भी आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स दिया जा रहा है, और इसके लिए 0.5 दिया जा रहा है हर अवार्ड के लिए, ठीक है। मीन्स आपका 4 अवार्ड यहाँ पे काउंट हो रहा है, हर अवार्ड के लिए 0.5 मार्क्स पॉइंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, अगर किसी के पास नेशनल अवार्ड्स भी है और स्टेट लेवल अवार्ड्स भी है, और लेट से दोनों को काउंट करके 3 से ज़्यादा पॉइंट उसका आ रहा है, लेट से 4 या 5 आ रहा है, तो उसे 4 और 5 अवार्ड नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जो अवार्ड्स कैटेगरी से आपको जो पॉइंट मिलेगा वो 3 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जितना अभी तक मैं अवार्ड्स तक आया, यहाँ तक आपका इनिशियल मेरिट पॉइंट यहाँ तक बन जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में 20 पॉइंट्स यहाँ पे दिया जा रहा है। मीन्स जो इंटरव्यू है उसका पॉइंट्स 20 है। तो आप कितना अच्छा इंटरव्यू करते हो ये बहुत मैटर करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे बंदे को क्या है कि उसका एमफिल भी है, एमफिल करने के बाद उन्होंने पीएचडी किया है, तो इस केसेस में वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि मेरा 15 + 7 22 पॉइंट होना चाहिए। नहीं, ये क्लियरली मेंशन है कि एमफिल और पीएचडी को दोनों को ऐड करके मैक्सिमम 15 पॉइंट ही मिलेगा। मीन्स अगर कोई एमफिल किया है और पीएचडी भी किया है तो उसका बस पीएचडी का मार्क्स काउंट होगा, एमफिल काउंट नहीं होगा उस केसेस में, ठीक है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि नेट जेआरएफ जो कैटेगरी है उससे मैक्सिमम 15 पॉइंट ही मिलेगा। ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा नेट जेआरएफ भी और मैंने जेट भी निकाला है तो 15, 10, 25 हो जाए। नहीं, नेट जेआरएफ वाला जो कैटेगरी है वहाँ से आपको मैक्सिमम 15 ही मिलेगा। मीन्स अगर आपका नेट जेआरएफ है तो 15, जेट है तो 10, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये फाइनल मिलेगा, और इसमें से जो टॉप जो कैंडिडेट रहेगा, जैसे जो 2265 सीट खाली है उसमें कैटेगरी वाइज जो भी बनेगा, उसमें से जो टॉप मोस्ट जो बचेगा मेरिट पॉइंट पे उसे सिलेक्ट किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में कि आपका अगर सिलेक्शन होता है और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कब तक ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइनिंग।
और अगर आप लेट हैं ज्वाइनिंग में, अगर आप बोल रहे हैं कि उस टाइम फ्रेम में आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है। मीन्स आप 6 महीने तक एक वैलिड रीजन के साथ बढ़वा सकते हैं कि आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करोगे। तो ये क्लियर है। और भी कुछ बातें हैं, डिटेल्स है जो कि मे बी आप लोगों के लिए यूजफुल हो, तो मैं क्या करता हूँ उसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हो कि क्या क्या और मेंशन है चीज़ें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी कुछ फ्यूचर में कुछ न्यूज़ मिलता है तो मैं आपको नोटिफाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।